स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोक्योमेट्री। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ाया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। तो ये वहाँ पे आप क्या करते थे कैलकुलेशंस में कि आपको मान लो गिवन मास दे रखा होता था और मॉलिक्यूलर मास आप खुद कैलकुलेट कर लेते थे। तो वहाँ से आपको कहते थे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो वहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते थे सिंपली। तो आज हम करने वाले हैं स्टोक्योमेट्री। तो उसमें क्या है, एक चीज़ आपने जो ध्यान में रखनी है कि सबसे पहली बात कि स्टोक्योमेट्री किसी केमिकल रिएक्शन पे ही अप्लाई होता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टोक्योमेट्री को हम किसी केमिकल रिएक्शंस पे ही अप्लाई करते हैं। और दूसरी बात आ जाती है कि इन कैलकुलेशंस में आपको ये पूछ सकते हैं कि मान लो कोई रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो मान लो कोई रिएक्शन है, उसमें इतने ग्राम रिएक्टेंट दे दें, फिर इतने ग्राम रिएक्टेंट ने कितने ग्राम प्रोडक्ट बनाया, फॉर्म किया, या इतने ग्राम प्रोडक्ट है उसके लिए कितना ग्राम रिएक्टेंट हमें चाहिए। तो ऐसे जो कैलकुलेशंस हैं वो हम स्टोक्योमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्टोक्योमेट्री से हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं, या तो वो मास के रिलेटेड भी हो सकती है या वॉल्यूम के रिलेटेड भी हो सकती है। तो आपकी बोर्ड पे डेफिनेशन है, ऑल क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस रिलेटेड टू अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे उन्होंने बोला है क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस। इसका मीनिंग क्या है? क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस मीन कि अमाउंट रिलेटेड मीन्स कि वो कहते हैं कि जितनी भी अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशंस होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो हम स्टोक्योमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं। वो हम स्टोक्योमेट्री के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो मान लो आपको कोई रिएक्शन दे देते हैं, उसमें बोलते हैं कि इतने ग्राम रिएक्टेंट है, वो कितने ग्राम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, या इतने ग्राम प्रोडक्ट है, वो कितने ग्राम रिएक्टेंट उसको चाहिए, इतना प्रोडक्ट जो इतने ग्राम बना है वो कितने रिएक्टेंट से बना है, कितना मास है उसका। या ऐसे ही वॉल्यूम दे सकते हैं कि इतने लीटर रिएक्टेंट है, वो कितने लीटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सब हम स्टोक्योमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं। आगे देख लेते हैं रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है? जब भी कोई चीज, एक चीज दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म होता है या कन्वर्ट होता है किसी केमिकल चेंज के थ्रू, तो उसे हम बोल देते हैं रिएक्शन। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें जो आपस में दो चीजें रिएक्ट करती हैं उनको बोलते हैं, जितनी मर्जी रिएक्ट कर सकती हैं, जो उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। और जो हमें हमारे पास उनको रिएक्ट करके आपस में बनता है वो होता है प्रोडक्ट। तो हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। तो अब आगे स्टोक्योमेट्री रिलेटेड कैलकुलेशंस करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी, जो हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट। फर्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर हम बात करें तो क्या है कि हमें हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये जरूरी है जब भी हम स्टोक्योमेट्री रिलेटेड कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे एग्जांपल, तो देखो जैसे हमारे पास रिएक्शन है दैट इज N2 प्लस H2 गिव्स NH3 दैट इज अमोनिया। तो देखो यहाँ पे देखना है कि केमिकल इक्वेशन है जो बैलेंस्ड है। मैंने बोला केमिकल इक्वेशन, पहली बात तो ये है कि केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं कि जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रही है किसी केमिकल चेंज के थ्रू, जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको इन टर्म्स ऑफ सिंबल और फॉर्मूलाज के टर्म में जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो अब देखो ये एक केमिकल इक्वेशन है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है स्टोक्योमेट्री के अंदर वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो देखो हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन हमने देखनी है कि बैलेंस है या नहीं। अब कुछ बच्चों को तो पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को अभी तक भी नहीं पता है
कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो वो मैं बताने जा रही हूँ। जिनको पता है इट्स ओके, जिनको नहीं पता वो समझ लें। मैं इधर लिख लेती हूँ, रिएक्टेंट्स को R से डिनोट करती हूँ और प्रोडक्ट्स को P से डिनोट करने जा रही हूँ। और इसमें देखो, इस इक्वेशन में दो ही एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और कोई तो नहीं है, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अब देखो कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड्स पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हमने अब देख रहे हैं कि इक्वल है या नहीं। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो लिख लो यहाँ पे 2 और 1 प्रोडक्ट वाली साइड पे। हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट वाली साइड पे और उधर कितने हैं, 3। तो देखो अब हमने ये बैलेंस है या नहीं, नहीं है, क्योंकि दोनों एटम्स जो है नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन के भी सेम नहीं है, इक्वल नहीं है दोनों साइड्स पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी। तो देखो अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। नाइट्रोजन 2 है, तो इसका मतलब इधर करने के लिए 2 इसके आगे लगा देंगे 2, तो इधर भी 2 हो गए नाइट्रोजन, इसके भी 2 हो गए। अब इस यहाँ पे भी चेंज कर देना है कि 2 हो गए नाइट्रोजन, दोनों साइड पे 2 हो गए, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे भी। अब हाइड्रोजन को देखो, रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 है और उधर कितने हो गए, अब 3 2 6, लेकिन अब इधर तो हो गए 6, तो अब इधर 2 ही है, तो इसका मतलब हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, फिर ही 6 आएगा, तो ये 3 इसके आगे लगा देना है। तो अब रिएक्शन को देख लो, बैलेंस होगी। नाइट्रोजन 2 है रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2 है, हाइड्रोजन 6 है इधर रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हाइड्रोजन क्या है, 3 2 6। तो ये हो गई बैलेंस। तो इसका मतलब हमें स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, आपको अनबैलेंस्ड दी हुई है एग्जाम्स में या किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में, आप कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट देते हो, उसमें कभी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको दी है, तो उसको पहले आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। मींस नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड्स पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी इक्वल होने चाहिए। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, क्लोरीन भी इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसका मतलब हम इसके आगे 2 लगा दें, तो दोनों साइड पे देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी। तो ऐसे इक्वेशन को, किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। आगे हम चलते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट पे। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज फॉर अ रिएक्शन द रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इज फिक्स्ड। तो वो कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे, उनकी जो रेशियो होगी वो क्या रहेगी, फिक्स्ड। जैसे देखो हमारे पास एग्जांपल है, that is N2O4 gives NO2। तो इसमें अगर हम देखें तो वो हम बैलेंस करेंगे। पहले इसको बैलेंस कैसे करेंगे, नाइट्रोजन इधर 2 है तो इधर भी 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन इधर भी 4 है, तो ये बैलेंस होगी। सेकंड हम इसको ये भी लिख सकते, इसके आगे तो इसका मतलब 1 है। सेकंड हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर अगर हम लगा दें 3 तो क्या हो गए, 3 2 6, तो इधर हमें लगाने पड़ेंगे 6 और 4 3 12 हो गए ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन क्या है 12। तो हमारे पास रिएक्शंस तो दोनों बैलेंस्ड हैं, लेकिन अब उनकी रेशियो देखते हैं कि फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है 1:2 में, सेकंड जो है रिएक्शन वो है 3:6 में, जो अल्टीमेटली जिसको हम 1:2 ही बोलेंगे, कट होके 1:2 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ से ये भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है क्या, कि वो कहते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, कोई भी रिएक्शन है, रेशो जो होती है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड रहती है। मींस यहाँ पे जो इसके आगे लगाते हैं हम, मतलब जितने भी इनको मोल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कि हम इसको बोल देते हैं कि 1 मोल ऑफ N2O4 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO2, ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो आगे लगाते हैं
कॉफिशिएंट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। सेम है, चाहे रिएक्शन हमने अलग अलग तरीके से लिखी, लेकिन उनकी जो रेशो है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स की, वो क्या है, फिक्स्ड है, मींस दोनों में सेम है, 1:2। तो ये थी सेकेंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट है जो, वो है फॉर अ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक रेशो इज द मोलर रेशो इन विच द रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म। मीन्स वो कहते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो होती है वो मोलर रेशो होती है, जिसमें उस रिएक्शन में जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसकी क्या होती है, मोलर रेशो। तो अब इसे समझते हैं। तो देखो, अब थर्ड जो रिक्वायरमेंट थी उसके बेसिस पे एग्जांपल है, दैट इज N2O4 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO2। इनकी रेशो जो है दोनों की, वो क्या है, 1:2 में प्रेजेंट है। तो देखो, मतलब उन्होंने थर्ड रिक्वायरमेंट में बोला था कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशो इज अ मोलर रेशो इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड प्रोडक्ट फॉर्म। तो फिर कहने का मतलब है कि इफ 1 मोल N2O4 का गिव्स 2 मोल्स किसके दे रहा है, N2O के, तो अगर मैं बोलूं कि इफ 10 मोल्स NO2 के, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितने मोल्स हमें N2O4 के उसके लिए चाहिए होंगे। रेशो क्या है दोनों के बीच, 1:2। तो फिर अगर इसके 10 मोल्स बोलूं NO2 के, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट N2O4 की क्या चाहिए होगी, दैट इज 5 मोल्स। तो अब ये जो हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं अभी, तो इसको आगे न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन में। तो देखो, मान लो आपको रिएक्शन आ जाती है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, और यहाँ पे जो कैपिटल अल्फाबेट्स हैं वो रिप्रेजेंट करने हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, और जो स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं। तो देखो, अब ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो आपको इसी तरह की मतलब रिएक्शंस आएंगी और उसमें एक की इंफॉर्मेशन आपको पता होगी और उससे आपने दूसरे की निकालनी होगी। मान लो यहाँ पे आपको B की इंफॉर्मेशन पता है और आपने D की निकालने को आपको बोला है, तो आप क्या करोगे, इसकी इंफॉर्मेशन में भी इन टर्म्स ऑफ आपको मास दिया हो सकता है, वॉल्यूम दी हो सकती है, इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में दिया हो सकता है। तो पहले उस गिवन इंफॉर्मेशन को आप क्या कर लो, मोल में कन्वर्ट कर लो। मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड है और मोलर रेशो हमें पता है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड है और मोलर रेशो हमें पता है, तो फिर इस मोल को, इस चीज को हम यूज करके इसके मोल्स को, रिक्वायर्ड मोल्स जो हम निकाल सकते हैं, इसके जिसके निकालने हैं। तो ऐसे ही हमें मतलब इस तरह की कंडीशंस दी होंगी, इस तरह के टाइप के न्यूमेरिकल्स जो आएंगे जिसमें इस तरह की चीजें दी होंगी कि एक की आपको पता होगी, दूसरी की आपने निकालनी होगी, चाहे वो मास है, चाहे वो वॉल्यूम है, वो अलग अलग रिलेशनशिप्स हम आगे पढ़ेंगे, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, उसके अकॉर्डिंग फिर उसी में कन्वर्ट करके आगे जिसकी हमें नहीं पता उसकी हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और मान लो आपको इसके जो रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो मोल्स में नहीं किसी और टर्म्स में मांग लिया आपसे, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, तो आपने एक बार मोल्स जब निकाल लिए तो उससे आगे आप किसी में भी कन्वर्ट करके अपना आंसर निकाल सकते हो, जिस टर्म्स में भी आपसे आंसर उन्होंने मांगा है। तो इसी तरह से ही ये चीज़ें सभी पे अप्लाई होंगी। तो हम आगे न्यूमेरिकल्स अब करते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो अब हम न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक बात को समझ लेते हैं कि इन कैलकुलेशंस में न्यूमेरिकल जो आगे करेंगे उसमें कई कंडीशंस, कई तरह की यूज़ होती हैं, वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको पता है कि केमिकल इक्वेशन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में हम लिखते हैं। इक्वेशन क्या होती है, दैट इज सिंपल
सिंबल्स और किसके टर्म्स में, एलिमेंट्स के सिंबल्स और फॉर्मूला के टर्म में। किसी कंपाउंड है तो उसको फॉर्मूला के टर्म में, एलिमेंट्स को सिंबल के टर्म में लिखते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, दैट इज केमिकल इक्वेशन। तो ये आपके बोर्ड पे जो है एक केमिकल इक्वेशन आपको नजर आ रही है। तो इसकी डिनोट करने की क्या है मतलब लैंग्वेज, तो वो मैं आपको बता देती हूँ जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। देखो यहाँ पे एक तो हम इस रिएक्शन को बोल सकते हैं इस तरह से कि हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 जब 2 मोल्स ऑफ, अगर मोल्स के टर्म में बात करनी है तो फिर हम कहेंगे 1 मोल ऑफ CH4 किससे रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या दे रही है हमें, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। एक तो ये बात, अगर मॉलिक्यूल में के टर्म में बोलना है तो हम मोल्स की जगह क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही अगर हमने ग्राम्स के टर्म में अगर बात करनी है तो अब इसका निकाल लो कि कार्बन का 12 होता है और 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 1 ही होता है, तो 12 + 4 16, तो ग्राम्स के टर्म में ये क्या हो गया, 16 ग्राम CH4 का जब किससे रिएक्ट करता है, 2 इंटू इसका कितना हो गया ओवरऑल 32, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये है ग्राम्स के टर्म में, अगर हमने ग्राम्स के टर्म में रिप्रेजेंट करनी है रिएक्शन को। और अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हमें पूछ लें, वॉल्यूम के टर्म्स में, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज गैस को, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर 1 मोल ऑफ गैस हमारे पास है एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है, तो हम उस पे इसको कैसे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट, वॉल्यूम कितनी होती है, दैट इज 22.4 लीटर। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो क्या होगी, 22.4 लीटर ऑफ CH4 और इसकी क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44.8 लीटर हो जाएगी। उधर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है 22.4 लीटर और ये भी 2 है तो इसकी 44.8 लीटर। तो देखो, तो फिर इसके टर्म में भी हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि 22.4 लीटर ऑफ CH4 जब रिएक्ट करता है 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या देता है 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 44.8 लीटर ऑफ वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो मैंने कंडीशन आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई है कि ये नहीं भूलना कि ये जो वॉल्यूम है वो किस पे होती है, एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो जो ये लैंग्वेज है जो मैंने अभी बात बताई है, ये वो न्यूमेरिकल्स में यूज होगी आगे। तो वो आपको जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें यही लैंग्वेज उन्होंने यूज की होगी, जिससे इसलिए आपको समझाई है कि आपको न्यूमेरिकल्स करने से पहले ये पहले पता हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं, उनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, उसमें 3 रिलेशनशिप्स यूज होते हैं। कौन कौन से हैं, मास मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप आप बोल सकते हो, और थर्ड वन इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मींस फर्स्ट वन जो है मास मास रिलेशनशिप, उसमें होगा कि आपको एक कोई रिएक्शन दे रखी है, उसमें रिएक्टेंट का मास दे रखा है और वो पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट का मास कितना फॉर्म होगा, कितना मास होगा उस प्रोडक्ट का जो रिएक्टेंट से बना है, फॉर्म हुआ है। और दूसरा नंबर जो है वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें आपको जैसे एक चीज का मास दे दें और दूसरी चीज का वॉल्यूम पूछ लें, जैसे रिएक्टेंट का मास दे दें और प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ लें, या प्रोडक्ट का मास दे दें और रिएक्टेंट का वॉल्यूम पूछ लें। थर्ड वन है जो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, उसमें क्या है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम दे दें और प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम के टर्म्स में ही उनका जो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम उनकी इंफॉर्मेशन पूछ लें, कोई भी पूछ सकते हैं वो आपसे। तो अब हम करते हैं आगे न्यूमेरिकल्स, जिसमें ये तीनों रिलेशनशिप्स हैं जो यूज होंगे। न्यूमेरिकल है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो उन्होंने बोला कि कितने मोल्स नाइट्रोजन के हमें चाहिए होंगे 8.2 मोल्स अगर अमोनिया का प्रोड्यूस करना है। तो
देखो पहले लिखोगे आप रिएक्शन, सबसे पहले लिखोगे दैट इज N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो रिएक्शन देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी है। तो देखो हमें नाइट्रोजन का उन्होंने पूछ रखा है कि कितने मोल्स नाइट्रोजन के यूज होंगे, ये निकालने हैं, और इसके क्या दे रखे हैं 8.2 मोल्स। तो अब हम देखो कैसे निकाल लेंगे। स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, और फिर आगे चलते हैं हम। क्या रिएक्शन है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 मीन्स नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या दे रही है 2 मोल्स ऑफ NH3 दैट इज अमोनिया। तो उन्होंने बोला है कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स चाहिए होंगे 8.2 मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखो हमें यहीं से पता लग रहा है बैलेंस है हमारी केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट बात तो ये मैंने आपको बोली थी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, तो हमारी इक्वेशन क्या है बैलेंस। तो सेकंड आ गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को देखेंगे। सेकंड बात जो मैंने आपको बताई थी, देखो तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पे 1 लिख लें, 1 मोल जो है वो 2 मोल्स दे रहे हैं अमोनिया के। तो हमें उन्होंने पूछा है कि 8.2 मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स N2 के चाहिए होंगे। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो 2 मोल्स हैं अमोनिया के वो प्रोड्यूस हुए हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कितने मोल से प्रोड्यूस हुए हैं नाइट्रोजन के 1 मोल से। तो 1 मोल ऑफ N2 मीन्स 2 मोल्स हैं जो अमोनिया के वो 1 मोल से प्रोड्यूस हुए हैं नाइट्रोजन के। तो उन्होंने पूछा है 8.2 मोल्स के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए होगा। तो फिर सिंप्लीफाई कर दो, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो देखो 8.2 मोल्स ऑफ NH3 किससे प्रोड्यूस होंगे दैट इज 1/2, जो सिंपल जैसे आप कैलकुलेशन करते हो, इनटू 1 मोल ऑफ N2। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि 4.1 मोल ऑफ N2 हमें चाहिए, कितने मोल्स 8.2 मोल्स NH3 के प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखो ये था मोल टू मोल रिलेशनशिप। यहाँ पे देखो मोल्स के टर्म में ही उन्होंने दे रखा था और मोल्स के टर्म में ही उन्होंने पूछा है हमारे से N2 के कितने मोल्स चाहिए होंगे, और NH3 का भी मोल्स में ही उन्होंने दे रखा है। तो देखो फिर मोल टू मोल रिलेशनशिप का ये न्यूमेरिकल है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, कहते हैं इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न्ड फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। तो मीथेन का उन्होंने अब हमें इक्वेशन दे रखी है दैट इज CH4 + 2O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड + 2 वाटर। तो अब हम सबसे पहले इसके क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट्स। तो ये जो आगे होते हैं इनको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, पीछे भी मैंने आपको बताया है दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो देखो कोएफिशिएंट्स लिख लीजिए दैट इज 1, और इसके साथ हमेशा मोल्स में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आपको जिस टर्म्स में पूछे उनमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि 1 मोल, ये कितने हैं 2 मोल्स, और इसका भी कितना प्रोड्यूस हुआ है 1 मोल, और इसके 2 मोल्स। तो देखो हमें गिवन मास इसका दे रखा है, किसका गिवन मास को मैं GM से डिनोट कर रही हूँ। तो कितना दे रखा है 16 ग्राम, किसका CH4 मीथेन का। तो उन्होंने बोला है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न्ड मीन्स एयर की प्रेजेंस में ही बर्न हो रही है ना। तो एयर में क्या होता है ऑक्सीजन, तो इसीलिए घबराना नहीं है। इसीलिए आप कई बच्चे सोचते होंगे कि ऑक्सीजन कहाँ से आ गया रिएक्शन में, तो ये यहाँ से आया है कि उन्होंने एयर में ही बर्न होगी ना मीथेन, तो एयर में क्या प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, तो इसीलिए ऑक्सीजन से ही रिएक्शन हुई। तो देखो गिवन मास इसका दिया 16 ग्राम। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लेंगे। CH4 का कितना होगा 12, और 4 × 1 हाइड्रोजन का मतलब 16 आ गया CH4 का मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं गिवन मास दैट इज 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 मोल CH4 का क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो हमने यहां से लिख लिया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो अब लेकिन ये नहीं कि आप सीधे ही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिख के बस देख लोगे कि 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के भी। नहीं, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने जरूरी हैं। ये तो यहाँ नंबर ऑफ मोल 1 आ गया, तो इसीलिए 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा फिर, है ना। लेकिन कहीं पे आपको 2 मोल्स 3 मोल्स ऐसे भी आ सकते हैं, तो वहां पे चेंजेस आएंगी फिर। तो इसीलिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आपने देख के कभी भी सीधा नहीं लिखना आंसर। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं उस चीज के जिसका आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है न्यूमेरिकल में। तो देखो 1 मोल अब हमने पहले लिख लिया था कि इक्वेशन से, और अब नंबर ऑफ मोल्स जहां से निकालने हैं वहां से देखो कि 1 मोल, वहां से भी 1 मोल आया CH4 का, तो फिर 1 मोल ही प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फिर अब यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लेंगे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आगे हम कैलकुलेट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, वहां पुट कर दोगे और गिवन मास हमारे पास आ जाएगा कि उसका कितना मास प्रोड्यूस हुआ। तो देखो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का हम लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तो 1 मोल है, गिवन मास उसका हमने कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, मॉलिक्यूलर मास उसका निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू 16, तो कितना आ गया 44 ग्राम आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो गिवन मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज 44 ग्राम। तो देखो अब आपको मास की टर्म्स में दिया हुआ था मीथेन का, और मास की टर्म में उसका पूछा है, तो ये इसको बोलते हैं हम मास टू मास रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट आ जाता है न्यूमेरिकल, वही है, सेम इक्वेशन है जो मैंने पीछे करवाई है, तो वही न्यूमेरिकल है, लेकिन पीछे आपको उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालने को बोला था। अब अगर आपसे पूछ ले कि वाटर का मास कितना प्रोड्यूस हुआ, तो वो आप कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही जैसे पीछे किया था, बस वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल देखे थे, यहाँ पे वाटर के देख लेंगे। तो देखो मोल्स लिखो पहले, 1 मोल इसका 2 मोल्स, इसके कितने प्रोड्यूस हुए 1 मोल, इसके भी 2 मोल्स। सबसे पहले आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसके मोल्स के टर्म में उसे लिखना है कि कितने कितने मोल्स हैं। तो देखो अब इसका फिर हम पहले वैसे केमिकल इक्वेशन से देखेंगे जैसे पीछे किया कि 1 मोल जो है CH4 का वो हमें क्या दे रहा है 2 मोल्स वाटर के, क्योंकि अब हमने इसमें वाटर का मास निकालना है। तो अब मैंने पीछे भी बोला था कि सीधा आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देख के केमिकल इक्वेशन से सीधा नहीं बताना कि 1 मोल बस 2 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे वाटर के, नहीं, आपने वेरीफाई भी करना है उससे नंबर ऑफ मोल्स उसके निकाल के। तो देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, गिवन मास क्या है 16 और मॉलिक्यूलर मास 16, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया 1, तो फिर कितने आ गए 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब हमने निकालना है वाटर का, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स किसके, वाटर के, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स हियर, तो गिवन मास उसका कितना है हमने निकालना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का, तो यहाँ पे आप वाटर के निकालने हैं, तो आप क्या लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने होंगे, दैट इज 2 मोल्स, हमने अभी देखे हैं। तो गिवन मास हमने वाटर का निकालना है, मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18, तो हमारे पास गिवन मास कितना आ गया है 36 ग्राम। तो ऐसे आपसे क्या पूछ सकते हैं, वाटर का भी पूछ लिया और पीछे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट दैट इज CuCO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये लीटर है यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है कि 11.2 लीटर प्रोड्यूस हुई है, किससे, CuCO3 से, लेकिन उसका क्या पूछ रहे हैं उन्होंने, मास। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आप कैसे करोगे, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, CuCO3 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कॉपर
ऑक्साइड। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, मोल्स, 1 मोल, इसका भी कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल। तो अब देखो हमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका दे रखा है उसका मतलब कर रहे हैं, अगर हम इक्वेशन से देखें तो कॉपर कार्बोनेट का, ये तो हमने निकाल दिया इक्वेशन से, लेकिन अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, बिकॉज मैंने पहले भी बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल के जरूर देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, गिवन जो वॉल्यूम दे रखी है वो है 11.2, और मैंने आपको बोला हुआ है कि कितना होता है किसी भी गैस का वॉल्यूम एनटीपी पे 22.4 लीटर, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया, ये हाफ नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो अब फिर क्या हो जाएगा, मीन्स 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट दे रहा है, तो हाफ मोल इसके क्या देंगे, हाफ मोल ही कॉपर कार्बोनेट के देंगे। तो अब फिर अगर हमारे पास कॉपर कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए, तो अब हम उसकी मास को निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, मास लेंगे क्योंकि मास की फॉर्म में हमने निकालना है ना, कॉपर कार्बोनेट का मास पूछा उन्होंने, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स के 2 और गिवन मास हमने निकालना है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, देखो कैलकुलेट करो, कॉपर का कितना होता है 63.5 प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 × 16, तो हमारे पास ये आ जाता है, कितना आ गया 123.5। तो अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, कितना आ गया 123.5, तो गिवन मास हमारे पास कितना आ जाएगा 61.75 ग्राम, 61.75 ग्राम। तो ये था इसमें, इस न्यूमेरिकल में मास वॉल्यूम रिलेशनशिप यूज हुआ है। ऐसे ही आपको अगर किसी की वॉल्यूम में दे दें इंफॉर्मेशन और वॉल्यूम में दूसरी चीज की पूछ लें, तो वो हो जाएगा वहां पे वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इस तरह के देखो न्यूमेरिकल्स थे जो हमने आज किए हैं। तो इसी तरह के सभी न्यूमेरिकल्स होंगे जहां पे एक की इंफॉर्मेशन आपको दी होगी और दूसरी की निकालने को कही होगी आपसे। तो स्टूडेंट्स अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो आपने खुद घर पे कैलकुलेट करना है, आपके लिए होमवर्क है, खुद ब खुद करके देखना, जो कि जहाँ पे है पिछली स्टेटमेंट वैसे की वैसे है, बस यहाँ मास की जगह मैंने वॉल्यूम कर दिया कि पिछले स्टेटमेंट में आपने मास निकाला है कॉपर कार्बोनेट का, अब उसी वॉल्यूम से कार्बन डाइऑक्साइड के उसकी भी क्या निकालनी है, वॉल्यूम। तो देखो अब ये करके देखना है खुद ब खुद, और जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं लास्ट पे एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको इस लेक्चर में करवाए हैं, इसको एक बार तो आप कर लोगे कि हाँ जी समझ आ गई, साथ साथ करने से, जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ उसके साथ साथ आपने देखे वीडियो में, लेक्चर में, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई, आपको ऐसे लगता है हाँ जी आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद इन न्यूमेरिकल्स को बच्चा फिर भूल जाता है कि हाँ जी कैसे किया था, तो इसीलिए रिवाइज करने के लिए बार बार इसे खुद ब खुद करके देखिए, निकाल के देखिए, खुद सॉल्व करिए, जिससे आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। और मैं यही बोलूँगी कि इन न्यूमेरिकल्स को बार बार करने से, प्रैक्टिस करने से अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाते हैं हम। तो लेकिन ये आपका जो होमवर्क दिया मैंने, ये भी न्यूमेरिकल आप करके देखना, और इसके साथ और भी बुक में काफ़ी न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आपकी मॉडर्न की बुक में या एनसीईआरटी में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, तो आप ज़रूर करके देखिए उसकी प्रैक्टिस। तो अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए, तो मैं आपको ज़रूर उसको, आपकी कंफ्यूजन को दूर करूँगी। तो ओके स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।